एक बार फिर आपके बीच में इस हॉल में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अखिलेश जी के साथ तो कई बार यहाँ पर हम आए हैं और आपके साथ मुलाकात हुई है। इस बार परिस्थिति कुछ विशेष है। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई जब अखिलेश जी से हमने पूछा मुलायम सिंह जी के बारे में। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक है। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो उनको स्वस्थ और दीर्घायु बनाए। उसी प्रकार जयंत जी, इनके पिताजी के साथ बहुत दिनों तक हमने काम किया था, बहुत मित्र थे। एक घटना आपको बताता हूं ऐसी थोड़े हल्के ढंग से कि 1989 में, जो आप में से बूढ़े लोग हैं उनको याद होगा कि मैं राष्ट्रपति भवन से वापस आ गया था। शपथ हमने नहीं ली थी क्योंकि वहां पहुंचने पर पता चला कि हमें राज्य मंत्री का शपथ दिलाया जा रहा है। तो मैं वापस मुड़ा। तो जब वापस मुड़ा तो सबसे पहले कौन वहां पर मिला? अजीत सिंह जी। वो अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे और हमको लगता है कि शपथ लेने वालों में वो अंतिम व्यक्ति थे जो जल्दी जल्दी जा रहे थे राष्ट्रपति भवन के उस हॉल में। उन्होंने हमसे पूछा, यशवंत क्या हुआ? तो मैंने कहा मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो आप जाके शपथ लीजिए। तो अजीत सिंह जी से, जैसे मुलायम सिंह जी से, बहुत उनके साथ नजदीक से काम करने का मौका मिला, जिसके लिए मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। ये शहर एक तरह से अटल जी का रहा है। अटल जी ने लखनऊ को ही चुना था अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में, और आप सब जानते हैं कि अटल जी की सरकार में उनके साथ बहुत नजदीक से काम करने का मौका मिला। और कभी कभी बहुत अफसोस होता है, आश्चर्य होता है जब मैं देखता हूं कि अटल जी की पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इस बार का राष्ट्रपति चुनाव कुछ असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। ऐसा राष्ट्रपति का चुनाव तो कई बार हुआ है, लेकिन इस बार परिस्थितियां बहुत असाधारण हैं। और असाधारण इसलिए है कि हम देख रहे हैं कि हमारा पूरा समाज जो है वो अशांत हो गया है। ऐसा लगता है जैसे वो 2-3 भागों में बंट गया है। ऐसा लगता है कि आपस में जो बातचीत होती थी, जो डायलॉग चलता था, वो समाप्त हो गया है। कहीं कोई किसी को समझाने की स्थिति में नहीं है। बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है, प्रधानमंत्री जी जो अक्सर अपने मन की बात करते हैं, उन घटनाओं पर चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अगर इन सब घटनाओं पर बोले, अपनी बात रखे, तो उसका असर पड़ेगा मामले को शांत करने में। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि इस पर वो कुछ बोलते ही नहीं है। और जैसा मैंने कहा, एक अशांत और असाधारण परिस्थिति हमारे देश में पैदा हो गई है। इसका कारण और नतीजा क्या हुआ है? इसका नतीजा ये हुआ है कि संविधान जो है उसकी मर्यादा खत्म हो गई। संविधान के मूल्यों की रक्षा आज नहीं हो रही है, बल्कि
सरकारी पार्टी के द्वारा और सरकार के द्वारा उन मूल्यों की अवहेलना की जा रही है प्रायः नित्य प्रतिदिन। और अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन हम पाएंगे कि संविधान नष्ट हो गया है, संविधान की धाराओं का कोई महत्व नहीं रहा, और जो नागरिक है इस देश का वो कहीं भी किसी फोरम पर इंसाफ के लिए नहीं जा सकता है। ए सोसाइटी विदाउट रिकोर्स। लोग किसके पास जाते हैं? अपने प्रतिनिधि के पास, अपने क्षेत्र के जो राजनीति में काम करते हैं ऐसे लोगों के पास। किसके पास जाते हैं? मंत्रियों के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? जब वहां से भी न्याय नहीं मिलता है तो कोर्ट की शरण लेते हैं। आज कहीं पर भी ऐसा लगता है कि इंसाफ नहीं मिल रहा है, और मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कुछ अफसोस के साथ कह रहा हूं। धारा 370 का मामला 2019 में सुप्रीम कोर्ट में गया। आज 2022 है, उसकी सुनवाई कब होगी ये किसी को नहीं पता है। सीएए का कानून आया, उसके खिलाफ लोग कोर्ट में गए, दूर दूर तक कब सुनवाई होगी पता नहीं है। कुछ मामले तो बहुत त्वरित ढंग से सुप्रीम कोर्ट सुन लेता है, लेकिन अनेक महत्वपूर्ण मामले हैं जिसमें अप्रत्याशित विलंब होता है, और हम सब जानते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इंसाफ नहीं मिल रहा है समाज में। ऐसा लगता है कि हुकूमत में बैठे हुए लोग जो हैं वो चाहते हैं कि समाज बटे, क्योंकि एक बटे हुए समाज से उनको यह आशा पैदा होती है कि उनको वोट मिल जाएगा। तो ये वोट की राजनीति हम लोग कहां तक ले जाना चाहते हैं, किस हद तक ले जाना चाहते हैं, और देश की चिंता क्या जरा भी नहीं करेंगे वोट की राजनीति के सामने। तो जब मैं आपसे कह रहा था कि ये राष्ट्रपति का चुनाव बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है, तो मेरा मतलब यही था कि जो भी व्यक्ति, और दो ही व्यक्ति हैं आमने सामने, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में जाएगा उसको मोर देन एवर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। संविधान में राष्ट्रपति के जो कर्तव्य हैं उसका निर्वहन करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सपोज टू फंक्शन ऑन द एज एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन उसके पास और बहुत सारी शक्तियां हैं जो उस पद की गरिमा से उसको मिलती है। और समय समय पर हमने देखा है कि हमारे देश में ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया है सरकार को परामर्श देने के लिए, सरकार को नियंत्रण में रखने के लिए। तो इसलिए आज एक ऐसा मौका आया है जब मैं आपके सामने यहां लखनऊ में कुछ बातें रखूं कि मैं क्या करूंगा अगर मुझे इस देश का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, तो मैं क्या करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर मैं राष्ट्रपति चुना जाता हूं तो आई शैल बी आंसरेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन अलोन। संविधान के प्रति जवाबदेह होऊंगा, केवल संविधान के प्रति। और इसका यह मतलब नहीं हुआ कि जो भी प्रधानमंत्री है उसके साथ टकराव के रास्ते हम चल पड़े, नहीं। प्रधानमंत्री के साथ बैठकर बातचीत करके एक रास्ता निकाला जा सकता है, जैसे कई बार हुआ है पूर्व में। दूसरा,
कि मैं राष्ट्रपति भवन में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के संरक्षक के रूप में काम करूंगा, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मेरे ध्यान में ये बात आती है कि भारत की सरकार कुछ ऐसा कर रही है जिससे कि प्रजातंत्र का हनन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जैसे चुनी हुई प्रदेश की सरकारों को गिराना, चुनी हुई सरकारों को गिराना। अभी हमने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ, उसके पहले हमने देखा था कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, गोवा, मेघालय, कई राज्यों में चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया गया। और वे नहीं है कि अचानक लोगों को बुद्धि आ गई। महाराष्ट्र में जो शिवसेना के विधायक थे, 2.5 साल के बाद अचानक बोधि ट्री के नीचे बैठे और उनको ज्ञान उनके मन में प्रस्फुटित हो गया। ऐसा नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि क्या खेल हुआ। तो अगर इस प्रकार की चीज होती है तो राष्ट्रपति का कर्तव्य बनता है, जिसका मैं निर्वहन करूंगा, कि भारत सरकार को रोका जाए ऐसा करने से। फिर मैंने आपसे कहा कि जो सांप्रदायिक एक समाज का सांप्रदायिक ढंग से बंटवारा हो रहा है, कम्युनल पोलराइजेशन, उसको रोकने का प्रयास करूंगा। उसके अलावा मैं आपसे वादा करके जाना चाहता हूं यहां पर कि आई शैल डिफेंड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट्स एंड फ्रीडम्स गारंटीड टू द इंडिविजुअल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेस का क्या हाल है, न आपसे छिपा है, न हमसे छिपा है। और मैं इस मौके का फायदा उठा के निंदा करता हूं जुबैर की गिरफ्तारी का, जो बिल्कुल ही नाजायज है, और बाकी प्रेस के ऊपर भी जो आक्रमण हो रहा है देश के विभिन्न भागों में। कल इसी शहर में सरकारी पक्ष की जो उम्मीदवार हैं वो आने वाली हैं। आपकी मुलाकात होगी उनसे? आपकी मुलाकात होने वाली है? हाँ, होगी। वो पीसी कर रही हैं? हाँ, हाँ, नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं कई जगह गया, जैसा कि सुधीर जी ने बताया आपको, और मैं हर जगह पूछता हूं कि भाई वो गई तो उन्होंने कोई पीसी वीसी किया, देश की जो स्थिति है उस पर उन्होंने कुछ बोला, आर्थिक स्थिति जो देश की है उसके बारे में उनके क्या ख्याल है, जो विदेश नीति है देश की उसके बारे में उनके क्या ख्याल है, और समाज में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में उनके उद्गार क्या हैं। तो मैं अपनी शुभकामनाएं आपको देता हूं कि कल जब आपके शहर में आती हैं तो आपसे मुखातिब हों, ये मेरी शुभकामना भी है और आप उम्मीद भी है। लेकिन अगर सबसे सम्मिलित रूप से वो नहीं मिलती है, एक दो लोगों से मिलती है, क्योंकि हम देखते हैं कि सरकार में जो संवाद है वो एक तरफा है। एक व्यक्ति बोलता है, सब लोग सुनते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी ने 8 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है तो हम राष्ट्रपति के उम्मीदवार से क्यों ये उम्मीद करें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। लेकिन अगर मुलाकात किसी की आपकी हो जाए बाय चांस, सम्मिलित रूप से या अलग अलग, तो उनसे पूछेगा कि ये 5-6 बिंदु हमने आपके सामने आज रखे, वो इन बिंदुओं के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहती हैं, क्या इस तरह का जो आपके सामने एक प्लेज हमने लिया है वो इस तरह का प्लेज लेने को तैयार है।
क्या वो संविधान की रक्षा करने को तैयार है, या वो एक साइलेंट, खामोश राष्ट्रपति बन के रह जाएंगे? भारत को आज के दिन खामोश राष्ट्रपति नहीं चाहिए। भारत को आज अपने विवेक का इस्तेमाल करने वाला राष्ट्रपति चाहिए। तो बहुत सारी बातें मैंने कह दी। अब अखिलेश जी की इजाजत से जी आप परिचय दीजिए, पहले अपना परिचय दीजिए और सवाल को। उनको प्रेजेंट किया जा रहा है कि वो ट्राइब वुमेन है, पहली बार की वुमेन राष्ट्रपति बनने जा रही है, तो ये बड़ी उपलब्धि उनकी बताई जा रही है। देखिए, 2-3 ढंग से मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैं जहां गया हूं इसके पहले, वहां इस तरह का सवाल मुझसे पूछा गया है। नंबर 1, पिछले 5 साल से राष्ट्रपति भवन में एक राष्ट्रपति जी बैठे हैं ना, एक खास समुदाय के हैं, इसी प्रदेश के हैं। तो पूरे देश में पिछले 5 वर्षों में क्या उस समुदाय की तरक्की हो गई? कोई ऐसा विशेष काम हुआ सरकार में जिसे कहा जाए कि अनुसूचित जात के लोगों के लिए इतना बढ़िया काम हो गया? क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के उत्थान से पूरे समुदाय का उत्थान नहीं होता है। झारखंड में, मैं भी झारखंड से आता हूं, तो झारखंड में ये गवर्नर थे ना 6 साल,